हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग का कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। हमने देखा था कि जो कैश फ्लो होता है वो 3 एक्टिविटीज के अंडर क्लासिफाई होता है। कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो तीनों एक्टिविटीज आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? दिस इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। सो मेडिकल शॉप है तो सेल ऑफ मेडिसिन उसके लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। ग्रोसरी शॉप, सेल ऑफ ग्रोसरी। कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि सीए, सीएस, लॉयर, आर्किटेक्ट, सो उनके लिए जनरली कंसल्टेंसी फीस जो है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग होने वाला है, वो आपको बिजनेस का नेचर देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है। उस एक्टिविटी को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर जो नेट इफेक्ट आता है, नेट इम्पैक्ट आता है, मतलब क्या कि कैश इनफ्लोज अंडर दिस एक्टिविटी माइनस कैश आउटफ्लोज अंडर दिस एक्टिविटी। तो जो नेट कैश फ्लो रहेगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो जो नेट कैश आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सो ये जब कैश फ्लो आपको मिल जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसके इंडिकेटर्स क्या है? सो जब भी कौन से भी कंपनी का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे और उसमें ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखोगे, तो उससे आपको क्या स्टडी करना है? वेदर दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज सफिशिएंट टू पे द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, sufficient to pay the dividend, to repay the loans, whether it is sufficient to purchase any new asset, new investment without depending on the external sources, without depending on the borrowing. So ये indicator है। So whether this cash flow from operating activity is sufficient. So इससे आपको मेनली इंफॉर्मेशन मिलती है वर्किंग कैपिटल की, कंपनी का वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है या नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? आपको कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन पता होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो जो डे टू डे शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल कितना लगेगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। सो वो सफिशिएंट है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्रॉम कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड इसके बेनिफिट्स देखो क्या होंगे? करंट ईयर का कैश फ्लो देख के मैनेजमेंट फोरकास्ट कर सकता है फ्यूचर कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो करंट ईयर का बेस लेके वो कुछ जजमेंट लगा सकते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर एनी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। सेकेंड, कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन। देन थर्ड, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया फॉर गुड्स सर्विसेज। देन कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, तो सैलरी का पेमेंट, वेजेस, बोनस का पेमेंट टू एम्प्लॉयज एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है तो उनके लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? मेन रेवेन्यू किससे आता है? प्रीमियम से, जो कस्टमर्स प्रीमियम पे करते हैं। एंड जब कस्टमर क्लेम करेंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो हुआ। सो प्रीमियम रिसीव्ड एंड क्लेम पेड, दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर इंश्योरेंस कंपनी। देन कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्स। ओके, सो कैश का पेमेंट मतलब टैक्स का पेमेंट किया, इनकम टैक्स का पेमेंट किया, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है। एंड अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी से कुछ रिफंड मिल रहा है आपको क्योंकि आपने एक्सेस टैक्स पे किया था, तो वो रिफंड हो गया कैश इनफ्लो अंडर विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर वो टैक्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रहेगा तो वो टैक्स का इनफ्लो आउटफ्लो उस एक्टिविटी के अंडर हमें दिखाना है। उसके बाद कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं?
तो देखो आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, हम एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं कि 1000 शेयर्स हम परचेस करेंगे एट ₹50 पर शेयर ऑन 19 फरवरी। तो इस केस में हमने क्वांटिटी पहले डिसाइड की है, डेट भी फिक्स है 19 पे, ₹50 को हम परचेस करेंगे। तो ये प्री डिसाइडेड अमाउंट है, प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है एंड डेट भी पहले से ही डिसाइड हुई है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये आप डिटेल में सीखोगे सीए फाइनल के SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो देखो 19 फेब को अगर उस शेयर की प्राइस जाती है 55 पे, तो उसको तो लॉस हुआ क्योंकि हम उसको ₹50 पे करने वाले हैं। ओके, और एक्चुअल प्राइस चल रही है 55, बट हमें तो गेन हुआ ना, क्योंकि 55 का शेयर था, उस दिन की प्राइस 55 थी, बट हमें सिर्फ 50 देना है। एंड वही वाइस वर्सा अगर वो 47 हो गया तो हमें फिर भी ₹50 देना पड़ेगा, तो हमें लॉस हो जाएगा और उसे गेन हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। एंड यही अगर फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम बिजनेस इसमें ही है, डीलिंग इन दीज कॉन्ट्रैक्ट और फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए, देन ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी कर सकते हो, देन इन दैट केस इट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद परचेस एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। तो देखो शेयर्स में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज या डे टू डे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर ट्रेडिंग पर्पज के लिए शेयर्स परचेस एंड सेल हो रहे हैं तो उसका इनफ्लो आउटफ्लो आएगा अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड कैश एडवांसेस एंड लोन मेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिंस दे रिलेट टू देयर मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंस कंपनीज जैसे मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज है, टाटा कैपिटल फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज है। तो उनका मेन काम क्या है, लोगों को, उनके कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना या एडवांस देना, एंड उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो उनका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो उनके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। सो दीज आर द एग्जांपल्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Now the next activity is investing activities. So investing activities नाम से ही आपको समझ में आया होगा, the activities of acquisition. तो आपने फिक्स एसेट्स एक्वायर किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर किए हैं, एक्वायर मतलब परचेस किए हैं, या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी परचेस सेल हो रहा है वो सारे एक्टिविटीज आएंगे अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हुआ नॉर्मल रूल, बट आगे क्या दिया है उन्होंने, अदर देन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। तो हमने कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देखी है, उसमें अगर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है एंड विच हैज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, तो वो वाले इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो उसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो वो सिर्फ कैश का मूवमेंट होता है। तो वो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट छोड़ के जो कैश इक्विवेलेंट है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपने अगर किए तो वो हो गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इसका सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों रिक्वायर्ड है? सो हमें क्या पता चलता है, देखो जब भी किसी कंपनी का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, उसके अंडर कैश फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखोगे, तो आपको क्या चेक करना है, the extent to which the expenditure have been made for the resources intended to generate future income and cash flows. So इस कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर किया है ऑन दीज रिसोर्सेज। सो शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया है जिस रिसोर्सेज से उनको फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाला है या कैश इनफ्लो आने वाला है। सो ऐसे कितने रिसोर्सेज पे एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दैट्स व्हाई सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। सो एग्जाम्पल्स देखो अंडर कैश फ्लो,
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टू एक्वायर फिक्स एसेट। सो फिक्स एसेट परचेज किया इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेनली कंफ्यूज होते हैं। परचेस ऑफ गुडविल ऐसे दिया है, या परचेस ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट, तो वो किसके अंडर जाएगा, कौन से एक्टिविटी के अंडर जाएगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कैश का आउटफ्लो हुआ, करेक्ट। कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। परचेस ऑफ इंटेंजिबल्स, रिसर्च डेवलपमेंट की कैपिटलाइज कॉस्ट, उसके बाद सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसेट है, फर्नीचर खुद बना रहे हैं, बिल्डिंग खुद बना रहे हैं, तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर, कैश आउटफ्लो। फिर इसका ही अगर हमने सेल किया, फिक्स एसेट सेल किए, तो उससे जो कैश इनफ्लो होगा दैट इज इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हुआ फिक्स एसेट रिलेटेड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया है, अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, हमने जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है हमारा, मतलब वहां पे हम वेंचरर है, तो ये सारे कैश पेमेंट्स जो है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आएंगे, अदर देन शेयर्स, डिबेंचर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग वाले कहाँ पे जाते हैं? ऑपरेटिंग। तो इसमें कैश पेमेंट्स करके हमने क्या किया है, दूसरे कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर ही उसका कैश रिसीट भी आएगा, कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ दोज इक्विटीज एंड डिबेंचर्स। देन कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज। सो हमने किसी को लोन दिया है तो वो रीपे करेगा ना, करेक्ट। तो हमने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हम लोन देने के बाद उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी उसको चार्ज करेंगे, करेक्ट। तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। सो एडवांसेस गिवन, लोन गिवन टू अदर्स, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट जो मैंने फाइनेंशियल कंपनीज अभी आपको बताए, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वगैरह, उनके लिए ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, उनका मेन काम ही वही है। ओके, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एंड अदर एंटिटीज के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एंड वो एडवांस लोन जो दिया है उसका कैश रिसीट, ओके, वो कैश इनफ्लो हो जाएगा। देन कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो पेमेंट किया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर ट्रेडिंग पर्पज है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड यही सब सेल करके जो कैश रिसीट जनरेट होगी वो हो जाएगा कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बट फिर से याद रखो, अगर ट्रेडिंग पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो इतना सिंपल है। सो एक्वायर ऑफ एनी फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, उसका एक्विजिशन, परचेज, सेल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, उसका सेल, देन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू अदर्स, ओके, एंड उसका रिसीट, देन फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके कैश रिसीट। एंड थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिजल्ट्स इन चेंजेस in the size and composition of owner's capital, so including preference share capital and borrowings of the enterprise. So cash inflow and outflow से क्या होने वाला है? साइज चेंज होने वाला है, कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, ओके, एंड कंपोजिशन चेंज होगा। आपने बोरोइंग्स कम कर दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ा दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम किए, इक्विटी शेयर्स बढ़ा दिए, तो ये क्या हो रहा है? कंपोजिशन चेंज हो रहा है। सो ये एक्टिविटीज जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उससे क्या होता है? साइज एंड कंपोजिशन चेंज होता है ओनर्स कैपिटल का। फिर इसका सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन देखो क्या पता चलती है, किसका कितना क्लेम है, ओके, इस कंपनी के पेएबल्स कितने हैं, किसको कितना पे करना है फ्यूचर में, सो इसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है। ओके, सो यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर्स ऑफ फंड। सो बस बोथ जो शेयर होल्डर्स है उनको भी समझता है, एंड जो लेंडर्स है उनको भी ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ये कब कितने देने वाले हैं, उस लेंडर को कितने देने वाले हैं, करेक्ट। सो ये सब इंफॉर्मेशन यूजर्स को डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्प करती है। सो एग्जाम्पल्स देखो,
कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सो जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, सो उससे जो कैश जनरेट होगी दैट विल बी कैश इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन उसी कैश का रीपेमेंट, रिडम्पशन, रीपेमेंट किया, ओके, सो शेयर होल्डर्स को हमने उनका कैपिटल वापस कर दिया, तो वो हो गया कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, तो कैपिटल के साथ साथ जो भी बोरोइंग्स किए हैं कंपनी ने वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर इनफ्लो आएगा एंड उस लोन बोरोइंग का रीपेमेंट हो जाएगा कैश आउटफ्लो ऑफ अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड और एक इम्पॉर्टेंट याद रखना ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट बाय अ लेसी फॉर द रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिलेटिंग टू द फाइनेंस लीज। ओके, सो फाइनेंस लीज के केस में जो कैश पेमेंट करता है लेसी मतलब टेनेंट, तो वो पेमेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो इसके लिए आपको पहले फाइनेंस लीज क्या होता है वो डिटेल में समझना पड़ेगा, बट ये हम अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अभी सिर्फ याद रखो, ये डिटेल हम लीजेस के टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीजेस मतलब क्या वो पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी इतना याद रखो कि अगर लेजी ने कुछ पेमेंट किया अंडर फाइनेंस लीज टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए लेसी ने पेमेंट किया है अंडर फाइनेंस लीज, तो वो आता है कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, लेसी के लिए वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो लेसी के बुक्स में अगर कंपनी लेसी है, टेनेंट है, तो उसके लिए वो कैश आउटफ्लो हो गया अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, सो दीज आर द 3 मेन एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओके, वो डिटेल में सीखने वाले हैं एंड सम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।